बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में कहें तो अर्थशास्त्र का। ठीक है, इसका आपका एक दो दिन में ही सबसे पहले तो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का आपका कल यानी कि 15 फरवरी को, और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका परसों यानी कि 16 फरवरी को आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है, यानी कि इकोनॉमिक्स का आपका जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसी की प्रिपरेशन और तैयारी को और भी अच्छा बनाते हुए हम लेके आए हैं आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, इसे आप एक प्रैक्टिस पेपर बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं, इसे आप एक टेस्ट पेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसे एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी बोल सकते हैं। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस पेपर होने वाला है, जो कि स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर आपके पास में इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम में है तो आपके लिए अलग से इस पेपर नंबर 2 की इंग्लिश मीडियम की वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको इंग्लिश मीडियम में बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेस्ट पेपर नंबर 1 और आपके लिए हमने जो 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको करवाए हैं बहुत अच्छे से, आप इन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं और तैयारी और अच्छी करना चाहते हैं, तो एक प्लेलिस्ट में बता रहा हूं आपको, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वहां से चेक कर लेना और उसको जाके देख के तैयारी कर लेना। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर के पैटर्न की जहां तक बात रही, मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा जान लेते हैं। पेपर में आपके 2 खंड होंगे। एक खंड आ रहेगा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी 40 नंबर का, एक खंड बा रहेगा प्रारंभिक राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 40 नंबर का। ठीक है, आपके सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और 10 एमसीक्यू सेक्शन बी में होंगे। ओके, फिर 3 नंबर के 4 क्वेश्चन टोटल जो है पूरे पेपर में होंगे, तो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। फिर 4 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन होंगे, तो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में हो गए, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में हो गए, और 6 अंकों के 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो 6 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें हो गए और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें हो गए। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है, इसे हम पूरा का पूरा इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो आप खुद कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसका खुद करना है। ठीक है, ताकि आप भी प्रैक्टिस करोगे ना। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है, यही तो मतलब है कि आप भी प्रैक्टिस करो उसकी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पूरा पेपर समझाऊंगा इसी में। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सेक्शन नंबर ए की। अब सेक्शन ए है हमारा 40 मार्क्स का। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि हमारी पहली वाली जो किताब है ना, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा, कि वह व्यक्ति जो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, सेवा का उत्पादन करते हैं, तो हम कौन कहलाते हैं, हम उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन करता कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका खा वाला राइट हो गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। एक आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि मानवीय जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हमारे पास में संसाधन बहुत कम होते हैं। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होने लगता है, इसलिए आर्थिक समस्या बढ़ जाती है। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। उसके बाद एक वर्ग के अंतराल को ठीक माध्य का मूल्य कहलाता है। अर्थात देखिए, एक वर्ग अंतराल है, इसका एक जो ठीक मध्य मूल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मध्य मूल बोलते हैं। क्वेश्चन में ये आंसर आपको छुपा हुआ है, मध्य मूल बोलते हैं इसको। ओके, अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे दिया गया है कथन। तो सबसे पहले क्या कहता है, कथन नंबर 1, कि किसी वर्ग को ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर्गत 2 वर्ग विस्तार कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। कथन 2 क्या कहता है, समावेशी जता या सुखता है जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल होती हैं। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, कथन 1 और 2। हालांकि यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, बट दोनों कथन ठीक है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, संचयी आवृत्ति वितरण, इसका ग्राफिक प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो इसका ग्राफिक वितरण जो है वो ओजाइव यानी कि तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरण। अब इसी में अथवा है, आपका कथनों को पढ़ना है। कथन 1 कहता है कि माध्यिका को ग्राफीय रूप में यानी कि ओजाइव तोरण से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, बहुलक में ग्राफीय रूप से दंड चित्र से प्राप्त किया जा सकता है। बहुलक के बारे में ये जो कथन दूसरा है ये गलत है। तो कथन 1 तो सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है। ओके,
उसके बाद छठा क्वेश्चन, जो माध्य होता है, माध्यिका और बहुलक, इसमें संबंध है, तो इसमें से संबंध कौन सा है? तो संबंध है खा वाला, Z=3m एंड माइनस में 2 और आपका ये, ठीक है। इसी में अथवा है आपका कि वह मद जो श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मद की हम बात करें जो श्रृंखला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो उसको माध्यिका, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, दो चरों के बीच का जो सहसंबंध गुणांक है उसका क्या मान होगा? तो वो मान होगा आपका घा वाला, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, वह सूचकांक के मतलब एक सूचकांक के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त औसत है, यानी कि जब हम किसी इंडेक्स के निर्माण की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ज्यामितीय माध्य। क्या होता है? ज्यामितीय माध्य, ट्रिगोनोमेट्री माध्य, ट्रिगोनोमेट्री जो मीन होता है इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा ये वाला है, ठीक है। सॉरी, ये 10 नहीं, ये एक सेकेंड, ये हमारा 9th है और ये हमारा 10th है। तो 9th क्या कहता है अभिकथन? सूचकांक जो है वो किसी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाने की इसके लिए उपयोग होता है, यानी कि किसी देश की इकोनॉमिकल सोशली जो डेवलपमेंट है उसको दर्शाने के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं सूचकांक को, यानी कि इंडेक्स को, राइट है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो सरकार होती है देशों की वो सूचकांकों की सहायता से अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीति का निर्धारण करती है। बिल्कुल ठीक है। तो 9वें के लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पहला वाला। अभिकथन ए और कारण आ दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अभिकथन कहता है कि जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो इसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। कारण कीमत और मांग परस्पर धनात्मक रूप से संबंधित है, ये गलत है। अर्थात क्या बोलेंगे? अभिकथन ए तो सही है लेकिन कारण आर हमारा गलत है। तो इस प्रकार से, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है? सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं आपको बतानी है। तो 3 सीमाएं मैंने आपको पेपर में बता रखी हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करो और समझो। निम्न आंकड़ों की सहायता से आपको अधिक ओजाइव यानी कि तोरण बनाना है। क्या बनाना है आपको? तोरण बनाना है, ओजाइव बनाना है बेसिकली, अधिक वाला। फिर अथवा में है कि निम्न समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में आपको परिवर्तित करना है। आपको ये समावेशी दी गई है, आपको इसे अपवर्जी में परिवर्तित करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, द्वितीयक आंकड़ों से क्या आशय है? उसके कोई 3 स्रोत बताइए। तो द्वितीयक आंकड़े बहुत ही आसान है। फिर आपको माध्यिका को परिभाषित करना है और इसकी किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करना है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, 14वां और ये आपका 15वां, ये सारे क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, ओके। फिर आपको कुछ आंकड़े दे दिए गए हैं जिससे कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हुए आपको माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए जो आपका पहला वाला है माध्य, तो आपका आएगा 25.86, ठीक है। ये जो है आपका, ये आएगा आपका 25.86। अब कैसे निकलता है आप उसे सॉल्व करो। जो नीचे वाला है आपका वो f1 = 15 होगा और f2 = 6 निकलेगा। अब आप इसे सॉल्व करो, कैसे करोगे, ओके। फिर आपका यहाँ पे 16 कि एक कक्षा के 6 छात्रों के द्वारा गणित एवं सांख्यिकी विषय में प्राप्त अंकों के बीच का कोटि सहसंबंध की गुणांक की गणना करनी है आपको। तो एक गणित में अंक है और सांख्यिकी में अंक है, तो निकालेंगे जब हम आंसर, तो आंसर आपका टोटल जो है वो निकलेगा 141.76। ये कोटि सहसंबंध गुणांक होगा आपका। अब पूरा प्रोसेस क्या है इसको निकालने का, तो वो आप सॉल्व करिए और समझिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 17वां क्वेश्चन था बच्चों, सूचकांक के किन्हीं 4 गुणों की व्याख्या कीजिए। तो मात्रात्मक होता है, ठीक है, और क्या नाम है, बहुत सारे होते हैं, तो उसी में से आपको कोई बता देने। फिर यहाँ पे ये भरित क्या नाम है, मूल्य अनुपात, इसका उपयोग करते हुए आंकड़ों का मूल्य जो सूचकांक है ये ज्ञात करना है। तो आप करिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सेकंड बुक की बात करते हैं जो कि हमारी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। तो संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो, यानी कि जब सीमांत उपयोगिता निगेटिव में हो जाए, तब जो है वो कुल उपयोगिता घट जाती है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता का जो मान है वो हमेशा कैसा रहता है? घटा हुआ रहता है। सीमांत उपयोगिता का मान हमेशा घटता हुआ रहता है। उसके बाद दिया गया अभिकथन और कारण। तो अभिकथन कहता है कि एक अनादिमान वक्र
मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होता है। बिल्कुल ठीक है। कारण जैसे जैसे हम अनादिमान वक्र पर नीचे की ओर और बाएं से दाईं ओर जाते हैं, यह प्रस्थापन दर यानी कि एमआरएस जो है ये घटने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अभिकथन ए कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे भैया मिलान, तो मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले है मांग में वृद्धि। तो जब मांग में वृद्धि होती है तब क्या होता है, तब मांग वक्र जो है वो दाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है। उसके बाद में है दूसरा वाला कि मांग में जब कमी होती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक सकता है। वृद्धि होती है तो दाईं ओर और कमी होती है तो बाईं ओर जाता है। ओके। उसके बाद है मांग में विस्तार होता है तब क्या होता है, तो जब मांग में विस्तार हो तब ये मांग वक्र पर नीचे की ओर ढलान है। कैसा, नीचे की ओर चलन है। और जब मांग में संकुचन हो जाए तो ये मांग के ऊपर की ओर चलन होता है। ठीक है। तो आपका ये सेकेंड 22 का आपका ये वाला राइट होगा, बी वाला इनकी खा वाला। फिर सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ डैश होती है। यानी कि जो सामान्य वस्तु की मांग है ये जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, तो सिंपल सी बात है जब आय में वृद्धि हो रही है तो वस्तु की क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी, है ना, सिंपल है। अथवा में दिया हुआ है कि मांग वक्र का ढाल हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक ही होता है। ओके। उसके बाद है अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण टेलीविजन की पूर्ति में समान कीमत पर 15 इकाई को 10 इकाई की कमी हो जाती है। तो यह स्थिति किससे संबंधित है, तो यह स्थिति है पूर्ति में कमी से संबंधित है। ठीक है, घा वाला है आपका। फिर अभिकथन हमारा क्या कहता है, पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। बिल्कुल सही है। पूर्ति की गई मात्रा और कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, ये गलत है। तो क्या बोलेंगे, अभिकथन ए तो सही है लेकिन कारणार्थ गलत है ना, इस प्रकार से। फिर कथन दे दिए गए हैं। अब कथन पहला क्या कहता है कि जो औसत स्थिर लागत वक्र है एएफसी, ये एक आयताकार अति परवलय होता है। बिल्कुल ठीक है। कथन दो क्या कहता है, औसत परिवर्ती लागत वक्र एवीसी उल्टे यू आकार का होता है, ये वाला गलत है। तो कथन एक तो सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, कुल स्थिर लागत वक्र को आकृति होगी, तो कुल स्थिर लागत वक्र की जो आकृति है वो कैसी होगी, एक्स अक्ष के समानांतर सरल रेखा के। ओके। अब बात करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या उत्पादन किया जाए, इसकी जो केंद्रीय समस्या है इसकी व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको ये समझा चुका हूं पहले ही। फिर है कि आगतों की कीमतों में वृद्धि और वस्तु की पूर्ति, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब आगतों की कीमतों में वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति पर 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, वो आपको बताने हैं। फिर पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की जो मात्रा है, ठीक है ना, क्या है ये पूर्ति की मात्रा है। ओके। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन ये बताइए। तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ 6 नंबर में। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपये से गिर के 6 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो इसकी मांग 40% हो जाती है। इसकी मांग की जो कीमत लोच है वो ज्ञात कीजिए। तो ये निकलेगी एक। ओके। अब कुछ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो और इसी की प्रैक्टिस करो, जैसे कि जो परिवर्तनीय अनुपातों के नियम हैं इनकी व्याख्या की अनुसूची बनाइए। ठीक है। और जो सांगत संप्रांति है एमआर व सीमांत जो लागत है इसकी विचारधारा का प्रयोग करते हुए जो उत्पादक की शर्त है इसकी व्याख्या करो। फिर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाओ, ये बता चुका हूं मैं आपको। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले इन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। मैंने 4 नहीं बल्कि आपको 6 से 7 ऐसे कारण बताए थे जो कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। फिर अथवा में यहाँ पे कि एक व्यक्ति को आय का 60 रुपये से वह 2 वस्तुओं को एक्स और वाई खरीद लेता है जो कि व्यय कर दिया। एक्स और वस्तु एक्स की कीमतें क्रमशः 4 और 5 हैं। तो निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला क्या है कि एक्स वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है यदि वह अपनी पूरी आय एक्स वस्तु पर व्यय करता है। तो कितनी खरीदेगा, ओनली 15 बेसिकली। वाई वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है यदि वह एक्स वस्तु को केवल 5 इकाइयाँ खरीदे। तो केवल 5 खरीदेगा तो वो कितनी खरीद सकता है, टोटल 8। ठीक है। यहाँ पे देख लो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्व करके लिख दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका बजट रेखा समीकरण लिखिए तो ये होता है बजट रेखा समीकरण। अब 34 हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है
फिर इससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म मनमानी मनमानी जो बेसिकली कीमत होती है इसे क्यों नहीं वसूल सकते। तो क्यों नहीं वसूल सकते, क्योंकि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण उपभोक्ता के पास अधिक विकल्प नहीं होते। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म जो है वो दीर्घकालीन में किस प्रकार लाभ अर्जित करते हैं और क्यों क्यों कैसे करते हैं, क्योंकि प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, अतः हमें दीर्घकालीन में सामान्य लाभ अर्जित हो जाता है। क्या जो पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहार बाजार स्थिति है ये सही है आपके हिसाब से या नहीं, तो हम कहेंगे ये सही नहीं है, यह केवल सैद्धांतिक है। ठीक है ना, ये चीज़ थी। तो इस प्रकार से विद इन 15 मिनट्स आपका ये जो प्रैक्टिस सेट था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अभी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के इनके लिए अलग से आ जाएगी, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी चाहिए, ठीक है, अगर आप सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी लाऊं, तो आप सभी बच्चे मुझे फटाफट से कमेंट कर दो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो सारे के सारे बच्चे, अगर आपको प्रैक्टिस सेट 3 चाहिए हिंदी मीडियम में, ठीक है, तो कमेंट कर दो। बाकी इंग्लिश मीडियम की सेकंड वीडियो आ जाएगी अभी बहुत जल्दी, तो आप उसे भी देख लेना। ओके, बट वीडियो एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो ये कि आपकी इकोनॉमिक्स के बाद में आपका जो इंग्लिश का फाइनल एग्जाम है और पॉलिटिकल का, तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए हमने कड़ी मेहनत, लगन और अपने अनुभव के आधार पर आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के, अभी के लिए इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस के 10-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को तैयार किया है। और अगर आप इस सैंपल पेपर को लेते हो, इससे तैयारी करते हो, तो आपकी जो तैयारी है, नॉट लाइक अ टॉपर प्रो, बहुत बड़ी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो भी क्वेश्चन लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले कई सालों के एग्जाम में। ठीक है, तो आप इनको बाय कीजिए, तैयारी कीजिए अपनी। बाय करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मेक श्योर अगर आपको बाय करना है तो ही मैसेज करो, और कॉल वगैरह मत करना, ठीक है ना, क्योंकि कॉल बहुत सारी आती हैं, तो हमने कॉल का सिस्टम ही इस नंबर से भी बंद कर रखा है। ओके, आप व्हाट्सएप पे जब मैसेज करोगे तो आपको ये प्राइस बताएंगे 199, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जैसे आप मैसेज करोगे ना हाई का मैसेज, तो हाई के साथ में ये कोड लिख देना GSK10। तो अब जो आपको वो जो भी प्राइस बताएंगे ना वो 99 ही रहेगा आपका, बताए या ना बताए 99 ही रहेगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये कोड है 50% डिस्काउंट उनके लिए जो प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अगर आप भी यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर लो, ठीक है। और पूरे 10 सैंपल फिर कितने मिल जाएंगे, 99 में। अगर आप 2 एक ही साथ में खरीद लेते हो 2 सब्जेक्ट का, तो आपको 190 में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपना देख सकते हैं, ठीक है। बाय कीजिए और तैयारी कीजिए अपनी अच्छी तरीके से। ओके, बाकी रही बात इकोनॉमिक्स की, तो आपकी इसकी जो वीडियोस है वो अभी बहुत सारी आनी है, 4-5 वीडियो और आएंगी आपकी, उसे भी देख लेना। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। जय हिंद।